समझा करो यार, अभी नहीं आ सकता, नया नया काम है, इधर उधर हुआ तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। क्यों नहीं आती याद? लाजमी बात है आती है, लेकिन पेट के मसले दिल के मसलों से बड़े होते हैं। लान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक टहलता हुआ वो पूरी शद्दोमत से फ़ोन पर बात करने में मसरूफ था। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ अम्मा की तबीयत तो ठीक है? अब दवा पाबंदी से मिलने पर यकीनन फ़र्क पड़ा होगा। तुम सब पुरसुकून और आराम से रहो। मेरे लिए ये नेमत सबसे बड़ी है। देखो सारा राशन सुपर स्टोर से लेना, कहीं नुक्कर वाले बाबू के कंकर और पत्थर मिले दाल चावल खरीदने पहुंच जाओ। और हाँ, सोडे में ड्राई फ्रूट्स और कुछ फ्रोजन आइटम जरूर ले लेना। बहुत कर लिया कंजूसी गुजार। अब अल्लाह ने हाथ थामा है तो अच्छा खाओ पियो पहनो ओढ़ो। दूसरी तरफ मौजूद शख्सियत को नसीहतें करते हुए इसने नजर उठाकर देखा तो सायका लॉन चेयर पर बैठी दिखाई दी। वो पता नहीं कब वहां आकर बैठी थी, इसे पता ही नहीं चल सका, लेकिन अब इसने गुफ्तगू को ज्यादा तूल देना मुनासिब ना समझा और बात को समेटते हुए बोला, अच्छा अब रात बहुत हो गई है, मैं फोन बंद कर रहा हूँ, सुबह दफ्तर भी जाना है, तुम सबका ख्याल रखना और साथ ही अपना भी, खुदा हाफिज। वो सिलसिला मुनक़ता करके खुद भी सायका के करीब दूसरी कुर्सी पर जा बैठा। घर पर बात कर रहे थे, इसने मुस्कुराते हुए पूछा, हाँ असल में बहुत दिन हो गए हैं ना घर गए हुए, तो सब उदास हो रहे हैं मेरे लिए। इसने बालों को हाथों की मदद से संवारा और कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाते हुए बोला। सायका ने महसूस किया कि वो खुद भी अपने घर वालों के लिए उदास है। तो जाकर मिलाओ ना सबसे, बल्कि कहो तो मैं भी साथ चलती हूँ। आखिर कभी ना कभी तो तुम्हें मुझे मिलवाना ही है ना अपने घर वालों से। इसके हमदर्दी से दिए गए मशवरे पर वो उछल पड़ा। नहीं नहीं प्लीज़ अभी नहीं, मैं एकदम से अपने घर वालों पर इतनी बड़ी न्यूज़ ब्रेक नहीं कर सकता। प्लीज़ पहले मुझे ग्राउंड बना लेने दे, मैं आहिस्ता आहिस्ता ही अपने घर वालों का ध्यान बनाऊंगा, वरना मेरी अम्मा तो सबसे पहले अपना दिल पकड़ कर बैठ जाएंगी कि बेटे ने उनसे पूछे बगैर निकाह पढ़ा लिया है। वो तो यूं बेचैन हो गए जैसे वो अभी घर जाने के लिए चल पड़ी थी। तुम्हारी अम्मा को तो सबसे ज्यादा सदमा इस बात का होगा कि वो अपनी बांजी को बहू नहीं बना सकेंगी। सायका ने गोया इस सूरत हाल से हिज उठाया। बिल्कुल, उन्होंने अब्बा से लड़कर मेरी हाला के घर निस्बत तय की थी, वरना अब्बा तो मुझे फूफू का दामाद बनाना चाहते थे। अब इन्हें पता चलेगा कि इनके फैसले की राह में अब्बा नहीं आ सके, इसे मैंने अक्सर मुस्तरद कर दिया है, तो उनके लिए सहना मुश्किल हो जाएगा। सायका के मुकाबले में वो बिल्कुल संजीदा था और एक बार फिर वो सारी बातें दोहरा रहा था जिन्हें शादी से पहले भी बयान कर चुका था। अच्छा बाबा, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, मुझे तुम्हारे घर वालों से कुछ लेना देना नहीं। मेरा असल मसला ये है कि तुम खुश और मुतमईन हो, क्योंकि तुम खुश होगे तो मुझे खुश रखोगे ना। इसके अंदाज में वही बेपरवाही थी जो अमूमन इसकी क्लास के लोगों की शख्सियत का हिस्सा होती है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे ज़िंदगी का साथी मंतखब किया, मुझे मेरी ज़िंदगी के सारे मसाइल से बाहर निकाल दिया। आप ना होती तो मैं अभी तक इस शहर की सड़कों पर अच्छी मुलाजमत के लिए धक्के खा रहा होता। भूल जाओ उस वक्त को और ये याद रखो कि तुम सायका शिराजी के शोहर हो, शिराजी फैब्रिक्स के मालिक सायका शिराजी के शोहर, और मेरे होते हुए तुम्हारी ज़िंदगी में ठोकरों का नामो निशान नहीं हो सकता। सायका को इसके एतराज़ ने जोश दिया और यकदम रोमांटिक मूड में आ गई और अपनी जगह से उठकर इससे पीछे इसके गले में बाहें डाल दी। अफान ने इसकी पेशरफ्त का गर्म जोशी से जवाब दिया। ये अलग बात थी कि इसे ऐसा करने पर अपनी तबीयत पर बेहद जबर करना पड़ा। इससे 12-13 साल बड़ी सायका, जिसे उम्र की 4 दिहाइयां पूरे किए भी 2-4 वर्ष गुजर चुके थे, एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद बरूबे ज़वाल थी। लेकिन इसे यकीन दिलाना था कि दुनिया में इससे बढ़कर कोई हसीन और पुरकश औरत है ही नहीं। सायका का ये यकीन इसके पिछड़ों की आरामदेह जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी था। मुसलसल बजती मोबाइल फ़ोन की घंटी को वो चाह कर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। तो अनकारहन कॉल रिसीव करना पड़ी। हाँ भाई, अफान मियाँ कहाँ मसरूफ हो, बड़ी देर लगा दी कॉल रिसीव करने में। दूसरी तरफ वासिक था, सायका का भाई। बस चीज़ जरा मसरूफ था। आप सुनाए कैसे याद किया? इसने धड़कते दिल से सवाल किया। वो जानता था कि वासिक ने इसे क्यों याद किया होगा और वासिक के अगले जुमले ने इसकी तस्दीक भी कर दी। मसरूफ हो मियाँ तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते तुम्हारा, बात मुझसर है, हमें 50,000 रुपये की अशद ज़रूरत है। तुम बताओ कब तक रकम पहुँच जाएगी? 50,000 रुपये? ये तो बहुत ज़्यादा है वासिक भाई, अभी पिछले हफ्ते ही मैंने आपको 50,000 भिजवाए थे। इसने दबे लहजे में एतराज़ किया। लो भला बताओ, सायका शिराजी के शोहर होकर ऐसी बातें कर रहे हो, लाखों में खेल रहे हो मियाँ, और हमें 50,000 देते हो तुम्हारा दम निकलता है। इसने बुरा बनाया। समझा करें वासिक भाई, अभी सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, मुझे सायका की नज़रों से बचा कर रकम निकालनी होती है। आपको पता है ना, पीछे मेरी फैमिली भी है, इसके भी अखराजात हैं। मुझे तो सब पता है मियाँ, लेकिन सोचो अगर सायका को तुम्हारी फैमिली की तफसीलात मिल जाए तो तुम्हारा मुस्तकबिल क्या होगा? वासिक के लहजे में खुली धमकी थी। अफान का दिल धक से करके रह गया। अब तो बुरा ही मान गए। अच्छा थोड़ा टाइम दीजिए, मैं भिजवाता हूँ आपको रकम। इसे हथियार डालने ही थे। और ये और बात थी कि कॉल खत्म होने के बाद वो काफी देर तक वासिक को ज़ेरे लब गालियां देता रहा। इतनी नाराजगी किस बात की अफान हैदर? आज तुम जिस मुकाम पर हो ये सब वासिक की ही वजह से। अगर इसने तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाया तो जाहिर है इसका अपना मफाद भी था। तुम इसके मफाद का ख्याल रखोगे तो तुम्हारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी होता रहेगा। कुछ देर में गालियां देकर दिल की भड़ास निकल चुकी तो इसने हकीकत पसंदी से सोचा और साथ ही वासिक शिराजी से अपनी पहली मुलाकात भी याद की। वो इसका इस जालिम शहर में जाने कौन सा इंटरव्यू था जिसे वो एक मुहूम सी उम्मीद के सहारे देने चला गया। देकर वापस आते ही बुरी तरह मायूस हो गया। इस एक आसामी के लिए उम्मीदवारों की लंबी किताब देख कर आया था।
जानता था कि इसमें कई काबिलियत और अहलियत से इससे बेहतर थे। ऐसे में मुलाजमत मिलने के इम्कानात सिफर थे। लेकिन मौजूदा हो गया, इंटरव्यू वाली शाम से एक अजनबी नंबर से पैगाम वसूल हुआ, जिस मुलाजमत के लिए इंटरव्यू देकर आए हो, अगर इसे हासिल करना चाहते हो तो आज ठीक 7 बजे लग्जरी होटल पहुंच जाओ। इसने पैगाम वाले नंबर पर राब्ता करने की कोशिश की तो नंबर बंद मिला। शाम तक वो तजब्जुब का शिकार रहा। कभी लगता था किसी ने मजाक किया है, कभी किसी गड़बड़ का एहसास होता, कभी ये लगता कि पैगाम किसी गलती की वजह से इसे मौसूल हो गया है और असल में इसके लिए नहीं है। लेकिन इसके अपने हालात ऐसे थे कि एक मुहिम सी उम्मीद के सहारे बिलाहिर इसने किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया और शाम 7 बजे बताए हुए मकाम पर पहुंच गया। इसे नहीं मालूम था कि वहां पहुंचकर क्या करना है और किससे मिलना है, लेकिन ये सब इसके लिए मसला ही बना हुआ था। वहां पहुंचते ही 2 पीस सूट में बलबूस एक शख्स इसके करीब आया और संजीदा लहजे में बोला, मेरे साथ आओ, वासिक शराजी साहब भी आते होंगे। वो जो इस शख्स को देखकर कंग रह गया और किसी मामूल की तरह इसके पीछे चल पड़ा। आज तो जिस शख्स को इसने इंटरव्यू दिया था ये वही था। इसके साथ एक असिस्टेंट भी था जो रस्मी कार्रवाई कर रहा था। असल सवाल जवाब इस शख्स ने किए थे जो इसकी मालूमात के मुताबिक कंपनी का जीएम था। तुम यकीनन मुझे पहचान गए होगे। वो इस शख्स के साथ अंदर जाकर ऐसे माहौल में बैठा था जहां बैठने की इसे ख्वाहिश तो रही थी लेकिन औकात नहीं थी, इसलिए आरामदेह नशिस्त के बावजूद वो कुछ बेआराम सा था। इस मकाम तक लाने वाले ने मुहातिब किया तो इधर उधर भटकती हुई नजरों को काबू करके इसके चेहरे पर फोकस किया। यस सर, पहचान गया हूँ और हैरान भी हूँ कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। वो सचमुच हैरान था। मैं नहीं, वासिक शराजी साहब ने बुलाया है, इसने तस्दीक की। वासिक शराजी यानी शराजी फैब्रिक्स के मालिक। अफवान ने तस्दीक चाहिए। हाँ, शराजी फैब्रिक्स के हकीकी मालिक जिनकी मिल्कियत को कानून तस्लीम नहीं करता। कानून तस्लीम नहीं करता? मगर क्यों? वो हैरान हुआ। इसलिए तस्लीम नहीं करता कि अकील शराजी साहब से कोई 5-6 साल पहले किसी बात पर नाराज होकर इन्हें अपनी जायदाद से आग कर दिया था और सारी जायदाद की मालिकियत इनकी बहन साइका शराजी के पास चली गई। वासिक शराजी साहब बैरून मुल्क थे, इन्हें मौका नहीं मिल सका कि वापस आकर वालिद से माफी तलब करते। इस अरसे में वालिद साहब की वफात हो गई और अब अमलन इनकी बहन साइका शराजी ही सारी जायदाद की मालिक है और वालिद की वसीयत को बहाना बनाकर भाई को कुछ भी देने के लिए राजी नहीं है। इसने तफसीलात से आगाह किया। ओह, सुनकर अफसोस हुआ, लेकिन इस सब में मेरी गुंजाइश कहाँ निकलती है? मतलब मैं वासिक शराजी साहब को उनका हक दिलवाने के लिए क्या कर सकता हूँ? वो उलझन का शिकार था। गुंजाइश निकलती है तभी तो तुम्हें यहाँ आने की जहमत दी है। अचानक ही किसी ने पीछे से इसके शाने पर हाथ रखकर जवाब दिया तो वो चौंक कर मुड़ा। बारी तनोतोश का करीबन 35-36 साल एक शख्स इसके सामने था। वासिक शराजी साहब जीएम ने तारुफ करवाया तो वह एहतरामन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। बैठो बैठो, हम यहाँ दोस्ताना फिजा में एक बिजनेस डील करने आए हैं। तुम मुझे अपना पार्टनर समझो, शराजी फैब्रिक्स का मालिक नहीं। इसने टोका और खुद एक निश्चित संभालते हुए जीएम की तरफ रुख करते हुए बोला, पहले खाना ऑर्डर करें नुमान साहब, बाकी बातें बाद में होंगी, जैसे आपकी मर्जी सर। जीएम फौरन हरकत में आ गया। जब तक खाना सर्व हुआ वासिक शराजी इससे मुख्तलिफ नौइयत के सवाल करता रहा। खाना खाकर वो इससे बोला, बात कुछ यूँ है अफवान मियाँ के ज़रूरतमंद तुम भी हो और ज़रूरतमंद हम भी हैं। अगर हम बाहमी ताउन के फार्मूले पर काम करें तो हम सब के मसाइल हल हो जाएंगे, खसूसन तुम सबसे ज़्यादा फायदे में रहोगे। वो इससे उम्र में चंद बरस बड़ा था लेकिन मुहातिब ऐसे अंदाज में कर रहा था जैसे खुद को बहुत बड़ा सफर कर रहा हो। मैं अभी तक कुछ समझ नहीं सका कि मुझे क्या करना होगा। उसने साफ कोई का मुजाहरा किया। फिलहाल तो ये होगा नुमान साहब कि तुम्हें इस पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट कर लेंगे। नुमान साहब वालिद साहब की जिंदगी से हमारे साथ है और कंपनी के बहुत से मामलात इनके हाथ में है, इसलिए तुम्हें अपॉइंट करना इनके लिए कोई मसला नहीं। तुम्हारा काम अपॉइंटमेंट के बाद शुरू होगा। शक्ल सूरत और कद बुत तुम्हारा मुतासर कुन है ही, तुम्हें अपनी कारकर्दगी और रख रखाव से भी साइका शराजी को मुतासर करना है, इस हद तक कि वो शादी पर आवादा हो जाए। जी लेकिन मैं तो, इसकी बात सुनकर वो बौखला गया, लेकिन इसने जुमला मुकम्मल करने नहीं दिया और हाथ के इशारे से रोकता हुआ बोला, हम तुम्हारे मुतालिक सब कुछ जानते हैं लेकिन जाहिर है हर बात साइका को नहीं बताई जा सकती। नुमान साहब तुम्हारी सीवी अपने साथ लेकर आए हैं और इसमें कुछ तब्दीलियां करके इसे दोबारा जमा करवा दो। अपॉइंटमेंट के बाद ये नुमान साहब की जिम्मेदारी होगी कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा साइका के करीब रहने के मौके फराहम करें। खूबसूरती इसकी कमजोरी है लेकिन पापा ने इसकी तरबियत इस अंदाज में की है कि वो खूबसूरती को रख रखाव के बगैर कबूल नहीं कर सकती। इसका एक और मसला इसकी हाकमाना फितरत है। पापा के साथ रहकर इसने बहुत कम उम्र में हाकमियत का जायका चख लिया है, इसलिए वो किसी किताबें बनकर नहीं रह सकती। अपनी इसी फितरत की वजह से वो भी अपनी पहली शादी को कायम रख नहीं सकी और अब तक कोई दूसरा जीवन साथी भी मुंतखब ना कर सकी। वो तो सब ठीक है लेकिन सर, इसने तफसीलात बयान करते हुए वासिक शराजी को टोकना चाहा लेकिन एक बार फिर इसे बोलने का मौका नहीं दिया गया और अपनी बात जारी रखते हुए कहा गया, साइका का मसला ये है कि उसे चाहो तो हुक्म का गुलाम, लेकिन वो ऐसे शख्स को कबूल नहीं कर सकती जो अपने अतवार में गुलाम दिखता हो। वो खुद को धोखा देना चाहती है और तुम्हें इसकी यही ख्वाहिश पूरी करनी है। तुम्हें ऐसे मजबूत मर्द की हैसियत से इसके सामने आना है जिसके बारे में इसे यकीन हो कि वो इसकी गुलामी नहीं करता, केयर करता है। साफ लफ्जों में तुम्हें इससे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना है। इस जाल को मजबूत करने के लिए तुम्हारे काम की रफ्तार तेज करने में नुमान साहब भी तुम्हारा साथ देंगे। वो साइका को यकीन दिलाएंगे कि तुम एक नहायत काबिल ईमानदार जवान हो और तुम बहुत ऊपर तक जा सकती हो। आगे फिर तुम्हारी और हमारी किस्मत के साइका तुम्हें मुंतखब कर ले या नहीं। अब अपनी बात के इख्तिताम पर वासिक शराजी ने बेनियाजी से शाने उचकाए। इधर अफवान हैरत के समंदर में डूबा हुआ था। इसकी क्लास में तो अगर कोई बहन की तरफ आंख उठाकर देख ले तो लोग आंखें निकाल देने पर तैयार हो जाते हैं और यहाँ बाईहुद एक अजनबी को बहन से अफेयर चलाने पर
उकसा रहा था। साइका साहिबा को शादी के लिए एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो इन पर हावी हुए बगैर इनकी जिम्मेदारियां भी संभाल सके और इनके नाज नखरे भी उठाए, और मैं इनके लिए एक काबिल एतमाद आदमी हूँ और इन्हें बावर करा सकता हूँ कि तुम ही इनके लिए बेहतरीन इंतखाब हो। इस बार नुमान ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया और इसे यकीन दिलाया कि वो उसकी कामयाबी के लिए कितना अहम किरदार अदा कर सकता है। ये सब करने की आप क्या कीमत लेंगे? वो सवाल जो वासिक शराजी से नहीं कर सका, नुमान से कर डाला। तुम्हें ताउन के बदले में ताउन करना होगा मियाँ, और कुछ नहीं, जवाब वासिक ने दिया। कैसा ताउन? एहतियारात हाथ में आ जाएंगे तो नुमान साहब के गप्पलों को नजरअंदाज कर देना और मुझे थोड़ा हच्चा पानी देते रहना, बस इतनी सी बात। वासिक ने चुटकी बजाई। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म मंसूबा है, दूसरा ये सब बहुत ज्यादा अरसे देर तक छुपा नहीं रह सकेगा। बिला है दूसरे फरीक को इसका इल्म हो जाएगा। वासिक के रवैये के बावजूद उसके सामने साइका का नाम लेते हुए झिझका। ये तुम्हारी सलाहियत पर होगा कि तुम इस काम को कितनी मुद्दत के साथ अंजाम दे सकोगे। हमारी तरफ से नुमान साहब की हिमायत तुम्हारी सबसे बड़ी मदद होगी और साइका की तवज्जो तुम्हारी तरफ मरकूज करने में पूरा किरदार अदा करेंगे। बाकी रही इसे इल्म हो जाने वाली बात, तो इसमें कोई शक नहीं है। तुम्हें इस अरसे में इतना करना है कि अपने लिए और हमारे लिए जितना माल बना सको बना लो, बाद में हम अपने रास्ते तुम अपने रास्ते। वासिक के पास इसके हर एतराज का जवाब था। इस वक्त इसे ये सब इतना आसान नहीं लगा, लेकिन हालात ने इसे जितनी पटखियां दे चुके थे, इसके बाद वो कुछ भी आजमाने के लिए तैयार था। कुछ नहीं तो एक मुलाजमत ही मिल रही थी जिससे मिलने वाली तनख्वाह से इसका कुछ ना कुछ अखराजात चलते। इसने इन लोगों के साथ डील कर ली और इस डील का नतीजा था कि वो सिर्फ 3 माह बाद साइका का शोहर था। नुमान साहब ने इसे इस ओहदे पर फायद करने के लिए कलीदी किरदार अदा किया था, यहाँ तक कि साइका को इसके पस मंजर और दीगर हालात के बारे में मालूमात फराहम करने वाले भी वही थे। जाहिर है इसमें बहुत कुछ पाया गया था। फिलहाल इस मकरो फरेब की शादी से साइका समेत सभी खुश थे, लेकिन वासिक के मुसलसल मुतालबे और नुमान साहब की जाल साजियां कभी कभी उसे उलझा कर रखते थे और वो खतरा महसूस करता कि एक दिन इसे सब के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। इस वक्त के आने से पहले ही वो बहुत कुछ समेट लेना चाहता था, लेकिन अभी भरपूर मौका मैसर नहीं था। इसे मौका की तलाश थी, मौका कोई और भी ढूंढ रहा था। ये देखो सर्कुलर में धूम मची हुई है हमारे हनीमून की पिक्चर्स और वीडियोस ने। कुछ ख्वातीन तो बाकायदा जेलस हो रही है हमारे इतने खूबसूरत कपल को देखकर। साइका अपना कीमती आईफोन इसके सामने किए बहुत शौक से इसे दिखा रही थी। इसने एक नजर स्क्रीन पर डाली। वीडियो के नीचे कई रिएक्शन और कमेंट्स मौजूद थे। कुछ हैरवाहों ने सुर्ख दिल देकर अपनी पसंदीदगी का इजहार किया था, जबकि कुछ की तरफ से लाफिंग या सरप्राइजिंग इमोजीज थे। यही हाल कमेंट्स का था। कुछ की तरफ से माशाल्लाह मुबारकबाद और क्यूट रिमार्क्स दिए गए थे, तो कुछ ने बुड्ढी घोड़ी, लाल लगाम, बेजोड़ की जोड़ी और पैसे की करामात जैसे कमेंट्स पास करने में बहुत से काम नहीं लिया था। इन लोगों के मुतालिक साइका का ख्याल था कि वो इससे जेलस है। मेरा ख्याल है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर वालों से मिलने के लिए चला जाऊँ। इतना अरसा हो गया, सब मुझे मिस कर रहे होंगे। वो जानता था कि साइका के मनपसंद मौजू को नजरअंदाज करके कोई दूसरी बात करना इसका मूड खराब कर सकता था, लेकिन शादी के 2 माह बाद मनाया जाने वाला 15 रोजा हनीमून इसे अंदर तक बेजार कर चुका था। इस हनीमून के लिए साइका ने 2 माह का इंतजार इसलिए किया था कि मुकम्मल फरागत के साथ इसे एंजॉय कर सके। इसकी ये फरागत अफवान के लिए अजाब बन गई थी। इन 15 दिनों में वो इससे जोंक की तरह चिपकी रही थी और इसे महसूस हो रहा था कि अगर कुछ दिन और इसे साइका से निजात ना मिली तो ये सब इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। निशा वालों की डील से फारिग हो जाए तो दोनों साथ चलते हैं। अच्छा है मैं भी अपने इन लाज से मिल लूंगी। इसने जिस अंदाज में जवाब दिया था, इसने अफवान को अंदाजा हो गया कि सचमुच अपने बयान किए गए मौजू से हटकर बात करना बुरा लगा है। आपको मालूम है ना, मेरे लिए अभी आपको साथ ले जाना मुमकिन नहीं। मुझे अकेले जाकर ग्राउंड बनाने के दिन फिर मौका देकर मैं आपको मिलवाने भी ले जाऊंगा। इसने मिनमिनाते हुए शामदाना लहजे में साइका को राम करना चाहा। नहीं भाई, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकती। क्या पता तुम वहां जाओ, तुम्हारी अम्मा वहां तुम्हारा निकाह फाइनल की बैठी हो। तुम्हारी क्लास की माओं का सबसे बड़ा शौक बेटों के कमाऊ होते ही इनके सर पर सेहरा से जाना होता है। बेशक वो खुश थी, लेकिन वाह में इसके दिल में भी थे। खुद से कई बरस छोटा शोर संभालना भी कोई आसान काम न था। साइका इसी मशक्कत में पड़ चुकी थी। वो साइका को कायल नहीं कर सका। वो अपनी बेबसी के साथ जिस डिप्रेशन का शिकार हुआ था, इसने वासिक के सामने फट पड़ने पर मजबूर कर दिया था। वासिक ने इसकी सारी कथा खामोशी से सुनी। वो बहन के हाकिमाना मिजाज से वाकिफ था और जानता था कि एक ना एक दिन ये नौबत आनी है। बस जरा जल्दी आ गई थी, लेकिन इसमें इसका अपना कोई नुकसान नहीं था। इसलिए ये सब कुछ सुनकर वो आराम से बोला, तो जान छुड़ा लो, इससे बड़ी उम्र की बीवी है, जल्दी दुनिया से गुजर भी सकती है क्या? वो ये सुनकर भौंचा कर रह गया। इतना हैरान क्यों हो रहे हो मियाँ, लोग मरते नहीं है क्या? और तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी बीवी कैसे मर सकती है। वासिक ने इतने दोस्ताना अंदाज में कहा जैसे कि तजर्बाकार किसान अपने किसी ना तजर्बाकार साथी को गंदम की फसल अच्छी करने के लिए तजावीज़ देने जा रहा हो।